मेरे साथ इस समय नरेश मीणा के एक और समर्थक मौजूद हैं, गोविंद अटलपुरी। नरेश मीणा के ही गांव के पास से आने वाले गोविंद अटलपुरी यहां पर नरेश मीणा के समर्थन में आए हैं। झालावाड़ हादसे के बाद से ही नरेश मीणा लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। गोविंद जी, अभी कुछ समय पहले नरेश मीणा ने कहा कि मैं अब जल भी त्याग दूंगा अगर मुझे यहाँ से हटाया गया तो। क्या कहना है आपका कि क्या वाकई में अन्न जल त्याग देना किसी भी मांग को मनवाने का सही तरीका है? देखिएगा मैडम जी, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस देश के डीएनए में ही शांति, सद्भावना और प्रेम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी अन्न जल त्याग करके, सत्याग्रह करके इस देश को आज़ादी दिलाई है। भाई नरेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कदमों पर चलते हुए इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, इस देश के दलितों, आदिवासियों, इस देश के हर सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी के रास्ते पर चल करके और उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश में, उनके इस मुहिम में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के उनका साथ देंगे। हम मीडिया के माध्यम से, ये मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से हम सरकार तक ये मांग नरेश जी की पहुंचाना चाहते हैं कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति जो कि अपनी आवाज़ उठाने में घबराते हैं। आपने कई गांवों के अंदर तो ऐसी भी स्थिति देखी होगी जो बड़े लोगों के सामने बैठने में भी घबराते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ बनकर के अगर नरेश मीणा आवाज़ और मांग उठा रहा है तो सरकार को बड़ा दिल करके ये मांगे पूरी करनी चाहिए। मैडम जी, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि नरेश मीणा जी ने इस राजस्थान के अंदर पूर्व में भी अकाल मृत्यु में मुआवजा 50 लाख रुपया दिया हुआ है और संबल प्रदान करने के लिए उसके परिवार के बच्चों को नौकरी दी हुई है। सरस डेयरी दूध का बूथ दिया हुआ है। ये सारे उदाहरण आप मीडिया से कोई छुपे हुए नहीं हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो ये थोड़ी देर पहले ही आपने, जब नरेश मीणा के समर्थन में आप बोल रहे थे, नरेश मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय पर आपने कहा था कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर सिर्फ वंचित वर्ग ही पढ़ता है और सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं जो कि हम एक वंचित, शोषित वर्ग या यूं कहें एससी, एसटी या मीना समाज, यही लोग पढ़ते हैं। क्या वाकई में आप ऐसा मानते हैं कि सरकारी स्कूल में सिर्फ वही वर्ग पढ़ता है? मैंने साथ में मैडम जी ये भी कहा था, इस भारत के सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, सर्व समाज के ज़्यादा संख्या एससी, एसटी, ओबीसी की तो है ही, गरीब तबके की है। सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चे आज की तारीख में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के से सरकारी चिकित्सा जो हॉस्पिटल है, इनमें भी इन्हीं ही वर्गों के व्यक्ति ज़्यादा इलाज कराते हैं। सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में हाँ, सिर्फ गरीब लोग ही जाते हैं। सिर्फ नहीं लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति। एक बड़े लोगों की तो ये मानसिकता ही हो गई है कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिल पाएगा और नहीं, जल्दी से सुनवाई नहीं हो पाएगी। अच्छा इलाज तो मिलेगा मगर जल्दी से सुनवाई नहीं हो पाएगी, तो वो प्राइवेट की ओर भागते पैसे वाले लोग। गरीब चाहे से लेट सुनवाई हो तो भी वो सरकारी अस्पताल में जाता है। परंतु और आपसे, मीडिया से, किसी से भी ये छुपा हुआ नहीं है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति गाँव के अंदर किस तरह की है, ये आप लोगों से किसी से भी छुपी हुई नहीं है। कितनी बदतर हालत में, मैं जहाँ तक समझता हूँ 50% स्कूल बड़े दयनीय स्थिति में, 50% स्कूल इस प्रदेश के बड़े दयनीय स्थिति में। मैडम जी, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब घर के अंदर बैठते तो हम साफ़ सुथरी जगह पर जब बैठेंगे तो हमारा मन, मस्तिष्क बड़ा अच्छा चलेगा। आप वहाँ पर गाँव के अंदर स्कूलों की हालत जाकर के देखो, बारिश के अंदर वो टपकते हैं, कीचड़ के रास्ते से वो जाते हैं। इस देश के जो भविष्य है, इस देश का जो भविष्य है, इस देश के प्रधानमंत्री जी जब चाय पीते पीते इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो जो वहाँ पर जो मरे ना मैडम जी, मैं उनके 3 दिन में गया हूँ, उनके
प्रत्येक बच्चे के घर पे गया हूँ, मैंने उनके घर की स्थिति देखी है, मैंने उनके माँ बाप की उस समय की वेदना देखी है, मैंने वहाँ का माहौल देखा। ये अभी भी देखो, हम वापस से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में, खुद के आंखों में आंसू थे। जिस पिता के दोनों बच्चे, एक बेटी थी और एक बेटा था, उन्होंने सुनाया कि एक बेटा मेरे इधर सोता था, बच्ची इधर सोती थी, अब वो अकाल मृत्यु हो गए। और जब वो डेली उनको जो खर्चे के लिए पैसे देते थे, वो आइसक्रीम मांगते थे या समोसा कचौरी मांगते थे, गाँव के अंदर ये ज़्यादा चलता है, तो वो उन्होंने बताया कि इस टंकी के अंदर से मैं डेली गेहूँ बेच करके और उनके लिए खर्चे के लिए 10-20 रुपये दिया करता था। तो और जैसा मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, मैं उसके बाद में पीड़ित परिवारों से मिला भी नहीं हूँ कि अब तक उनको कितना मुआवजा मिल चुका है। जैसा मैंने सुना है कि उनको 5 लाख की एफडी कराई गई है और उनको 5 लाख दिए गए और 5 लाख और उनको बकरियां पालने के लिए दी गई हैं। बकरियां नहीं दी सरकार ने, बार बार यही कहा जा रहा है, सरकार ने बकरी दी, बकरी सरकार। देखो ऐसा है मैडम जी, जैसा उनके परिजनों ने बताया है, मैंने किसी से सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं लिया है, जैसा उनके परिजनों ने बताया है और मैंने विजुअल में भी देखा है, तो जो उन परिवारों को जो बकरियां दी गई हैं, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में भी जब 50 लाख रुपए अकाल मृत्यु पे इस प्रदेश के अंदर दिए जा चुके हैं, तो इनके भी माँ बापों के मासूम दोनों खत्म हो गए। और जिन बच्चों, जिनके जो 2 बहन भाई थे, 3 बहन भाई थे, जिनमें से एक मरा है, जब बकरियां घर के अंदर जाएंगी तो वापस से बकरी चराने का उसमें माहौल बनेगा। तो उसको हम पढ़ाने की जगह कहाँ भेज रहे हैं, उस बच्चे को बकरी चराने के लिए। तो मेरी तो सरकार से और आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये मांग है कि उनको 50 लाख के साथ साथ 10-10 बीघा जमीन भी आवंटन की जाए और उस जमीन के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीबों को, जिनके बच्चे इसके अंदर अकाल मृत्यु मरे हैं, उनके परिजनों को प्रधानमंत्री आवास बना करके दिया जाए। और जो बच्चे, जो मृतक बच्चे हैं, उनके जो बहन भाई जो जीवित हैं और जो पढ़ रहे हैं, उनकी अंतिम पढ़ाई, जहाँ तक पढ़ाई वो करेंगे, वहाँ तक का सारा खर्चा भी सरकार को उठाना चाहिए। तभी इस देश के उन शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों और सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो बच्चे अकाल मृत्यु में रहे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? सवाल एक मैं भी पूछती हूँ आपसे कि सचिन पायलट से भी कहा था नरेश मीना ने कि वो यहाँ पर आएँ और इस लड़ाई में उनका साथ दें, हनुमान बेनीवाल भी आए यहाँ पर उनका साथ दें, लेकिन कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा को छोड़ करके। इसके पीछे का क्या? देखिए मैडम जी, नरेश मीणा यहाँ पर वंचित वर्ग के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला करके, उनकी आवाज़ बन करके हम उनके साथ हैं। अब ये यहाँ पर ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मेरी विचारधारा। एक बल मिल जाता है बोली को, अगर किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट मिल जाए। अब वो नहीं आए ये मैं नहीं जानता, ये तो वही बताएंगे। परंतु मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की अगर भारत जोड़ो यात्रा कवर की हो, तो एक बोलेरो कैंपर गाड़ी पर एक विशेष रथ बना हुआ था जो उनके आगे आगे चलता था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पूरी भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के सेगांव से श्रीनगर के लाल चौक तक मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर के उस रथ को लेकर आ गया। वो साबरमती का संत अभी जो ये वोटर अधिकारी यात्रा चल रही है उसके अंदर चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर के इम्फाल से मुंबई महाराष्ट्र तक कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उस रथ को लेकर के चला। लेकिन राहुल गांधी, उनके समर्थक, उनके सपोर्टर, उनका समर्थक, उनका सिपाही मैं आया हूँ ना। अब ये पायलट की तरफ से ये तो नहीं, मैं मेरी ही तरफ से आया हूँ। मैं तो मेरी मेरी तरफ से आया हूँ और मैं शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों और इस देश के सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए जो भाई नरेश आवाज़ उठा रहे हैं, और मेरी भी विचारधारा यही है, मैं उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब बाकी के नेता क्यों नहीं आए, ये सवाल मैडम जी आप उनसे कीजिएगा। ये थे नरेश मीना के एक और समर्थक जो कि उनके गांव के पास से ही आए हैं, और कोई क्यों नहीं आ रहा उनके समर्थन में ये तो वो खुद ही बताएंगे। नरेश मीना का भी यही कहना है और उनके समर्थकों का भी यही कहना है, लेकिन फिर भी लड़ाई तो अभी गहरा रही है, कहाँ तक जाएगी समय ही बताएगा। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका, नमस्कार। देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।